नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट के हिंदी भाषा के 30 प्रीवियस क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों से सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 91 से 98 प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के माध्यम से देना है। दोस्तों, हमें सबसे पहले गद्यांश को नहीं पढ़ना है, पहले गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न को पढ़ना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है, फिर उसके बाद गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। इससे परीक्षा में समय की बचत होगी और प्रश्न का उत्तर जल्दी मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। ऐ मेरे वतन के लोगों डॉट 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 गीत के बारे में क्या सच नहीं है। पहले यहाँ पर नहीं में अंडरलाइन कर लेते हैं, नहीं पूछा गया, नहीं है, कौन नहीं है इसमें। चलिए अब गद्यांश को देखते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष ही हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो गईं। हजारों माओं की गोदें सूनी हुईं। हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों भागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर मनाने की। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत हो जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। आगे देखते हैं। 26 जनवरी का शुभ दिन आया। लाखों की भीड़ बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रही थी। तब तक जो धुन बज रही थी वह हटी और थोड़ी देर शांति रही। तभी उस शांति को चीरता हुआ लता मंगेशकर का वेदना और चुनौती भरा स्वर सुनाई पड़ा। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। समय जैसे थम गया। सभी के मन एक ही भाव, एक ही रस में डूब गए। गीत समाप्त हुआ तो लगभग 2 लाख लोग सिसक रहे थे। आंसू थे कि थमते ही ना थे। चलिए, आपका राइट आंसर मिल गया यहीं से। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, मन्ना डे ने सुर दिया। क्योंकि गद्यांश में कहीं पर भी मन्ना डे का नाम का जिक्र नहीं किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग न रहने का कारण क्या था। सैनिकों के द्वारा मार्च पास्ट से इनकार, रक्षा मंत्रालय की अनिच्छा, चीन का दबाव, हजारों युवकों का शहीद होना। चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। उत्तर सीमा की सफ़ेद बर्फीली चोटियां शहीदों के खून से सनकर लाल हो। हजारों माओं की गोदें सूनी हुई। हजारों की मांग का सिंदूर पुछ गया और लाखों भागे बच्चे पिता के प्यार से वंचित हो गए। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था, कोई उमंग नहीं रह गई थी पर मनाने की। ये यहाँ पर ये मिल गया, ये अंडरलाइन कर लीजिए। ये जी यहाँ पर आपको उत्तर मिल गया। चलिए प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया जी ऑप्शन डी, हजारों युवकों का शहीद होना था। हजारों युवकों का शहीद होना। भारत में 26 जनवरी का पर्व मनाने की उमंग का न रहने के कारण चीन युद्ध में हजारों युवकों का शहीद होना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, फिल्मी हस्तियाँ भाग लेंगी। दूसरा, गीत प्रस्तुत करने की चुनौती स्वीकार। तीसरा ऑप्शन, प्रदीप और सी रामचंद्र भी दिल्ली आएंगे। चौथा ऑप्शन, 26 जनवरी का पर्व मनाया जाएगा। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। अब जहाँ पे अंडरलाइन की थी उसके आगे अब देखते हैं। तब ये सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियां आयोजन में शामिल हों तो भीड़ उमड़ेगी। वहाँ कोई ऐसा गीत प्रस्तुत जो लोगों के दिलों को छूकर उन्हें झकझोर सके। चुनौती फिल्म जगत तक पहुंची। एक नौजवान गीतकार प्रदीप ने चुनौती स्वीकारने का मन बनाया और गीत लिखना शुरू किया। लेकिन सुर और स्वर के बिना गीत का क्या। प्रदीप संगीत निर्देशक सी रामचंद्र के पास पहुंचे। उन्हें गीत पसंद आया और रक्षा मंत्रालय को सूचना दे दी गई। ये यहाँ पर पूछा गया था क्या, रक्षा मंत्रालय को क्या सूचना दी गई थी। ये मिल गया, फिल्मी हस्तियाँ भाग लेंगी। चलिए प्रश्न में देखते हैं। ये तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, फिल्मी हस्तियाँ भाग लेंगी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीठ में छुरा भोंकना ये मुहावरा है। इस मुहावरे का अर्थ होता है क्या, बताना आपको। पहला दिया आक्रमण करना, ये गलत है। विश्वासघात करना, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं पराजित करना, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन युद्ध में घायल करना। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वासघात करना। पीठ में छुरा भोंकना मुहावरे का अर्थ है कि विश्वासघात करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानी मानी फिल्मी हस्तियों को बुलाने का निर्णय क्यों लिया गया। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए। पहला भीड़ जुटाने के लिए, लता मंगेशकर के गीत सुनने के लिए, तीसरा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, चौथा गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। जहाँ पर आपने अंडरलाइन लगाई थी उसी के आगे आपको देखना है। तब यह सोचा गया कि जानी मानी फिल्मी हस्तियाँ आयोजन में शामिल तो भीड़ उमड़ेगी। आपका आंसर मिल गया यहीं पर, ये भीड़ उमड़ेगी। चलिए प्रश्न में देखते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, भीड़ जुटाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मांग का सिंदूर पुत जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। पहला ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर विधवा हो जाना, ये सही है। दूसरा वियोगिनी होना, ये गलत है। तीसरा अभागन होना, ये भी गलत है। चौथा अनाथ हो जाना, ये भी गलत है। मांग का सिंदूर पूछना का अर्थ है विधवा हो जाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का हौसला पस्त था क्योंकि तैयारियां नहीं की गई थी, कोई उमंग शेष नहीं थी, फिल्मी हस्तियां साथ नहीं दे रही थी, चीन से मात खाई थी। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। क्या प्रश्न पूछा गया था। देश का हौसला पस्त था क्योंकि हमें स्वतंत्र हुए 15 वर्ष हुए थे कि पड़ोसी चीन ने हमारी पीठ में छुरा भोंक दिया। ये मिल गया आपका आंसर यहीं पर, ये चीन ने। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था। ये गणतंत्र दिवस निकट आ रहा था, देश का हौसला पस्त था क्योंकि चीन से हमने मात खाई थी। चलिए प्रश्न में देखते हैं। देश का हौसला पस्त था क्योंकि, अब यहाँ पर आपका राइट आंसर मिल गया, ये ऑप्शन डी, क्योंकि चीन से हमने मात खाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उमड़ना क्रिया का कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है। पहले यहाँ पर अंडरलाइन कर लेते हैं कि पूछा गया कि नहीं है, कौन सा नहीं है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, देखते हैं। पहला ऑप्शन नदी उमड़ आई, ये सही है। दूध उमड़ने लगा, ये गलत है क्योंकि दूध उमड़ता नहीं है, दूध उबलता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। आंसू उमड़ पड़े, ये भी सही है। भीड़ उमड़ पड़ी, ये भी सही है। प्रश्न पूछा गया कि कौन सा प्रयोग ठीक नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो गया ये ऑप्शन बी, दूध उमड़ने लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य क्या है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बाल साहित्य का उद्देश्य, सबसे सटीक आंसर देना है इसका। बच्चों को जीवन कौशल सिखाना, ये नहीं है। बच्चों को भाषा के नियमों की जानकारी देना, ये भी नहीं है। ऑप्शन तीसरा, बच्चों को उत्साही पाठक बनने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। चौथा ऑप्शन देखिए, बच्चों को साहित्यिक विधाओं से परिचित करवाना, सबसे सटीक आंसर ये ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ क्या है। पहला ऑप्शन व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक में ही होता है, ये नहीं है। दूसरा ऑप्शन व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, पाठ के संदर्भ व्याकरण जानना जरूरी नहीं है, ये गलत है। चौथा ऑप्शन व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयुक्तता सिद्ध होती है। यहाँ पर चार ऑप्शन दिए कि पहला ऑप्शन कहानी कहने के तरीके द्वारा, ये है नहीं। दूसरा ऑप्शन कहानी में गुथे हुए नैतिक मूल्यों के आधार पर, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहानी से मिलने वाली ज्ञान विज्ञान की जानकारी द्वारा, ये भी नहीं है। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा।
बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी से मिलने वाली सीख द्वारा सिद्ध होती है। अवधारणाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। कहानियों द्वारा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन, अभी यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो, ये सही है, पहली ऑप्शन आपका सही है ये। दूसरा ऑप्शन, लड़के लड़कियों का अलग अलग किया जा रहा हो, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन, अनिवार्यता औपचारिक रूप से किया जा रहा हो, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, नियमित रूप से किया जा रहा हो, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। अवलोकन को आकलन का भाग तभी कहा जा सकता है जब अवलोकन प्रतिदिन प्रत्येक बच्चे का किया जा रहा हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें 2 से अधिक बार ताकि आवृत्ति हुई हो, आप उससे क्या करवाएंगी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगी, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगी, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन, बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगी, ये भी गलत है। तो आपको कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगी। उच्चारण संबंधी दोष के निवारण हेतु तेज ध्वनि के साथ अधिकतम अभ्यास आवश्यक होता है। अतः सुरभि से ऐसे शब्द विशेष जिसमें ताकि आवृत्ति 2 से अधिक बार हुई हो का बार बार उच्चारण करवाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है कौन? अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने में सर्वाधिक सहायक कौन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, पोर्टफोलियो, ये नहीं है। दूसरा, नाटक का मंचन, ये भी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वीडियोग्राफी, ये है। चौथा ऑप्शन है लिखित परीक्षा, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, वीडियोग्राफी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि तुम्हें डलिया भरकर आम दे दिए जाएं तो तुम क्या करोगी? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? आपको यहाँ पर बताना है कि इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना, हाँ ये सही है बिल्कुल। बच्चों की मौखिक परीक्षा लेना, ये गलत है। बच्चों को गणित की ओर प्रवृत्त करना, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन, बच्चों को नए शब्दों से परिचित कराना, ये भी गलत। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया पहला ऑप्शन, बच्चों के अनुभव और चिंतन को स्थान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकादमिक सत्र शुरू होने के 2 माह बाद एक भी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को भाषा की पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध नहीं करवाई जा सकें, ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या करेगा? यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन, पाठ्यपुस्तक के उपलब्ध होने तक पठन लेखन की प्रक्रिया आरंभ न करवाएं, नहीं ये गलत है। ये भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करें, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन देखते हैं, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें, ये सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक अपने आप खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, श्रवण एवं वाचन कौशल का अभ्यास करवाते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए क्या अनिवार्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया है पारिवारिक संवाद, नहीं ये गलत है। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, ये सही है। तीसरा ऑप्शन, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, भाषा प्रयोगशाला, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। भाषा विचार विनिमय का माध्यम है जिसमें 2 व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है, अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, बच्चों को क्या करवाना चाहिए? यहाँ पर पहला ऑप्शन देखते हैं, व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, नहीं। दूसरा, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, ये सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, सहज अभिव्यक्त का अवसर देना, ये भी गलत है। मातृभाषा की लिपि की पहचान करवाना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट का आंसर हो गया ऑप्शन बी, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषाई कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले यहाँ पर समझते हैं कि भाषा कौशल होती क्या है।
भाषा कौशल के 4 सोपान होते हैं। कौन कौन होते हैं? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इसको अंग्रेजी में कहते हैं LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। लिसनिंग मैंने सुनना, स्पीकिंग मैंने बोलना, रीडिंग मैंने पढ़ना और राइटिंग मैंने लिखना। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित होते हैं। जी हाँ, पहली ऑप्शन मिल गया। दूसरा ऑप्शन, सभी भाषाई कौशल स्वयं से ही विकसित होते हैं। ये गलत है, अपने आप थोड़ी विकसित होते हैं वो। तीसरा ऑप्शन, सभी भाषाई कौशल पाठ्य पुस्तक से ही विकसित होते हैं। ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, कोई भी भाषाई कौशल अंतः संबंधित नहीं है। ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी भाषाई कौशल अंतः संबंधित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। कौन सा इसमें सबसे कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन बताना है आपको। चलिए देखते हैं ऑप्शन। कहानी का अंत बदलवा देना, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, ये सही है। तीसरा ऑप्शन है, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी, कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना है। छात्र कहानी को बिना पूर्णतः समझे ना तो उसका अंत बदल सकता है, ना तो उसे अपनी भाषा में व्यक्त कर सकता है और ना ही उस पर आधारित प्रश्न नहीं बना सकता है। इस सब का उपयोग पढ़कर समझना कौशल का विकास करने में सहायक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? आपको यहाँ पर बताना है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, भाषा वाद विवाद और कविता पाठ से भाग लेना, ये भी गलत है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। यह कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है। निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? आपको यहाँ पर बताना है शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग। पहला देखते हैं, अक्षरों एवं वर्णों का क्रम जानना, यही सबसे कम महत्वपूर्ण, यही है पहला ही। दूसरा देखते हैं, किसी शब्द का अर्थ जानना, ये गलत है। किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, ये भी गलत है। किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, ये भी गलत है। इस प्रश्न पूछा गया था कि शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, अक्षरों वर्णों का क्रम जानना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे क्या सीखते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन, साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं। तीसरा ऑप्शन, केवल अवधारणा ही बना पाते हैं। चौथा ऑप्शन, केवल विषय ही पढ़ते हैं। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो बच्चे भाषा से कोई भिन्न विषय पढ़ेंगे तो उसके साथ साथ विषय के साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न संख्या 114 से 120 तक के प्रश्नों का उत्तर गद्यांश के माध्यम से देना है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि सबसे पहले गद्यांश को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले प्रश्न देखना है कि प्रश्न में क्या पूछा गया है। चलिए प्रश्न देखते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था, वाक्य का भाव क्या है? बहुत बारिश हुई थी, अकाली कारण पैसा नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे, बारिश नहीं हुई थी। चलिए पैराग्राफ को देखते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठन गोपाल था, खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था, सावन सिर पर था और बादल लापता। ये मिल गया आंसर आपको यहीं पर, ये बादल लापता था मतलब बारिश नहीं हुई थी। चलिए प्रश्न में देखते हैं। ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिया है? ऑप्शन डी, बारिश नहीं हुई थी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, बारिश नहीं हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सावन सिर पर था, इस कथन का आशय है कि सावन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए कि पहला ऑप्शन दूर था, दूसरा ऑप्शन आने वाला था, तीसरा ऑप्शन आ चुका था, चौथा ऑप्शन सूखा था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, सावन सिर का मतलब होता है सावन आ चुका था। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, सावन आ चुका था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, लोग तेज बारिश के न होने से खुश थे। तेज बारिश में रेनी डे मनाया जाता है। लोग बारिश होने से खुश थे। लोग बारिश के न होने से परेशान थे। चलिए गद्यांश को देखते हैं। बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं और चारपाइयाँ आंगन से उठाकर भीतर कर ली गईं। आगे देखते हैं, लेकिन हवा गुम थी और गर्मी जीव की त्यों, लिहाजा वह रात रत जगह में ही गई। सुबह हुई तो लोग धान बच जाने को लेकर ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते दिखे। बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी। ये यहाँ पर मिल गया ये आपको, बरसात रात वाली रफ्तार से ही जारी थी। चलिए प्रश्न में देखते हैं, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि अगले दिन लोग बारिश होने से खुश थे। ऑप्शन सी, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोग बारिश होने से खुश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झींसियाँ शब्द का भाव क्या है। चलिए गद्यांश में देखते हैं, बारिश के लिहाज से वह साल ठनठन गोपाल था। खेतों में जैसे तैसे धान रोप दिया गया था, लेकिन तेज धूप ने उसे झुलसा डाला था। सावन सिर पर था और बादल लापता कि तभी एक उमसती हुई रात में बिजली कड़कने से नींद खुली। थोड़ी देर में झींसियाँ पड़ने लगीं। ये झींसियाँ पड़ने लगीं, ये मिल गया आंसर आपको। झींसियाँ पड़ने का मतलब हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। चलिए प्रश्न में देखते हैं, झींसियाँ शब्द का भाव है कि बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। ऑप्शन सी, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, बहुत हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेन डे मनाने का फैसला किया। वाक्य में लेखक ने अपनी किस विशेषता को बताया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन पढ़ाई में पिछड़े। दूसरा ऑप्शन हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने वाले। तीसरा ऑप्शन दिमाग से कमज़ोर। चौथा ऑप्शन बारिश का मज़ा लेने वाले। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना है रेनी डे, इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है। स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया। तो यहाँ पर आंसर मिल गया पढ़ाई में पिछड़े हुए। ढीलों का मतलब पढ़ाई में पिछड़े हुए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई में पिछड़े हुए कौन दिया गया, इसमें ऑप्शन ए में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, पढ़ाई में पिछड़े हुए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला, जो पढ़ाकू थे, जो डरपोक, जो भीगना नहीं चाहते थे, जो बारिश से बचते थे। चलिए पैराग्राफ में देखते हैं, इसमें दिया नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें भी रेनी डे नहीं दिया है। इसमें देखते हैं, स्कूल का टाइम हुआ तो हम जैसे ढीलों ने एक तरफा तौर पर रेनी डे मनाने का फैसला किया, जबकि पढ़ाकुओं ने बस्ता लादा और सुपरिचित रास्ते पर बढ़ चले। मिल गया आंसर, जो पढ़ाकू बच्चे थे। चलिए प्रश्न में देखते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो पढ़ाकू थे, उन लोगों ने रेनी डे नहीं मनाया था। चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन, सावन सिर पर था और बादल लापता वाक्य है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य, चौथा संकेतवाचक। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है आपको। पहले यहाँ पर समझते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। दूसरा मिश्र वाक्य, दो या दो से अधिक संयुक्त वाक्य जुड़े हों, उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। मिश्र वाक्यों की पहचान है, जैसे कोई शब्द आ जाए, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, कहाँ, की, जिसे, जो, वह, यदि, अगर, तो इसमें मिश्र वाक्य होगा। तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन संयुक्त वाक्य। जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों की पहचान होती है कि इनमें लेकिन, किंतु, परंतु, और, तथा शब्द आए, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होते हैं। यहाँ प्रश्न में पूछा गया था कि सावन सिर पर था और बादल लापता, तो यहाँ पर आपको मिल गया, ये शब्द मिल गया और, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।